हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। देखिए, आज हमारी फैमिली जो है ये 5K की हो चुकी है, तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, क्योंकि आप सबके बिना ये चीज़ें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए। मेरा मानना ये है कि हम कर्म करते रहें और बहुत ज़्यादा की इच्छा ना रखें। हम अगर कर्म करते जाएंगे तो हमें सफलता खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। तो इसलिए आप सब भी क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और सफलता आपको मिलती चली जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो इसी प्रकार से मैंने भी किया। 1 साल से मैं लगी रही यूट्यूब पे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी फैमिली हमारी हो जाएगी। इसके लिए आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी मैराथन क्लास है पेपर सेकंड की। और एक बात और कि पिछली क्लास में आप सब ने जो प्यार दिया उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस क्लास में आप सभी ने उसे सराहा और मतलब आपने उसे प्यार दिया उस वीडियो को। तो चलिए आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पेपर सेकंड का मैराथन है। पेपर सेकंड क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान और अधिगम का आकलन। ये पेपर सेकंड है, तो इसी का आज हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं छूटेगा, लेकिन हम बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए फिर जानते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, बात करें पहले प्रश्न की, तो मापन से आप क्या समझते हैं? ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। मापन का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, मापन जिसे हम मेज़रमेंट कहते हैं, तो मेज़रमेंट जो है ये अंक देने की प्रक्रिया होती है। मतलब जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम सिर्फ अंक दे सकते हैं, बस वही क्या है, मापन होता है। ये तो बहुत ही आसान भाषा में था। मान लीजिए आपको जो रिज़ल्ट मिलता है एग्ज़ाम देने के बाद, जो उसमें अंक दिए जाते हैं, वही क्या है, वो मापन की प्रक्रिया है। निश्चित नियमों के द्वारा और निश्चित वस्तुओं को या छात्रों को अंक प्रदान करना ही क्या है, मापन या मेज़रमेंट कहलाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम एक विद्यार्थी की योग्यताओं और विशेषताओं की गणना गणितीय इकाइयों में निश्चित करते हैं, बात वही है कि आपको जब रिज़ल्ट मिलता है आपकी योग्यताओं के अनुसार, आपकी विशेषताओं के अनुसार, तो वही क्या है, वही मापन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारी मापन कहलाती है। अंक देने की प्रक्रिया ही मापन है। देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान शब्दों में चीज़ों को लिखा है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बस आप पूरी क्लास देखिएगा और आपका एक भी टॉपिक यहाँ से नहीं बचेगा। अगला प्रश्न है, मापन की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो मापन की परिभाषा को भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है, MS स्टीवेंस ने परिभाषा दी है कि मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। किसने कहा? स्टीवेंस ने कहा। तो इनका नाम अगर आपको याद रहेगा तो बहुत ही ज़रूरी है। नाम अगर याद रहे तो आप एग्ज़ाम में लिख भी पाएंगे। तो क्या करिए, आप इन लोग का नाम ज़रूर याद रखिएगा। और परिभाषा जो है इसका रटना आपको परिभाषा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी याद रखनी है जो परिभाषा आपको अपने आप याद आ जाए, तो ऐसा आपको करना है। क्योंकि देखिए, परिभाषा जो है ये रटी नहीं जा सकती है। परिभाषा बहुत सारी दी हुई हैं, हर एक टॉपिक में परिभाषाएं हैं, तो इसके लिए आपको रटना नहीं है। मान लीजिए अभी आप बीएड के एग्ज़ाम में तो रट लेंगे, लेकिन जब आगे सीटेट या यूपीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें आप रट नहीं पाएंगे। वहाँ बहुत सारी परिभाषाएँ होती हैं और पता नहीं कौन सी परिभाषा आ जाए एग्ज़ाम में, इसलिए आप रट नहीं सकते हैं चीज़ों को। बस थोड़ा सा ट्रिकी वे में आप इसे याद कर सकते हैं या फ़नी वे में अपने माइंड में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन किसे कहा जाता है? तो इवैल्यूएशन ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है और मापन जो है इसी का एक अंग माना जाता है। इसमें छात्रों की सफलताओं का सही अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्र की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों की परीक्षा शामिल रहती है। मतलब बच्चों के हर एक गुण का हम परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में क्या है कि
के सभी गुण शामिल हो जाते हैं, चाहे बच्चे का शारीरिक गुण हो, मानसिक गुण हो, नैतिक गुण हो या सामाजिक गुण हो। हर तरीके से बच्चे की परीक्षा ली जाती है, वही क्या है, मूल्यांकन है। इसलिए हम इसे व्यापक प्रक्रिया बताते हैं। आगे देखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जा सकती है कि शिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन कहाँ तक हो पाया है, किस लेवल तक बच्चे में परिवर्तन किया जा सका है। तो ये चीज़ें हमें मूल्यांकन के द्वारा पता चलती हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की 2 परिभाषा को दीजिए। पहली परिभाषा, राइट स्टोन ने कहा कि मूल्यांकन एक नवीन प्राविधिक पद है जिसका प्रयोग मापन की अवधारणा को परंपरागत जांचों एवं परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगली परिभाषा क्रॉनबेक के अनुसार है कि मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो ये 2 परिभाषा थी, इसकी आपके एग्ज़ाम में भी परिभाषा आ सकती हैं कि सिर्फ मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए, ये आपके वेरी शॉर्ट में दे सकता है, या आपके मतलब मूल्यांकन की या मापन की परिभाषा को लिखिए। तो अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट आंसर भी इससे बन जाएंगे और लॉन्ग में तो आपको हेल्प करेंगे ही, तो इसलिए परिभाषा को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मापन एवं मूल्यांकन में अंतर को बताइए। तो देखिएगा कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। मापन के परिणाम जो हैं ये वस्तुनिष्ठ होते हैं और मूल्यांकन के परिणाम विषयगत होते हैं। तो ये पहला अंतर है। मापन का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है, जबकि मूल्यांकन का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों से होता है। मापन का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है और मूल्यांकन के क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत विस्तृत होता है। मापन का संबंध संख्या से है, सिर्फ अंक देने की प्रक्रिया है, और मूल्यांकन का संबंध किससे है, गुण से है। मूल्यांकन हर गुणों की जांच करता है। तो ये इसका अंतर थे कुछ, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, आकलन किसे कहा जाता है। असेसमेंट क्या होता है, यही यहाँ पर दिया गया है। आकलन को इंग्लिश में असेसमेंट कहा जाता है। तो आकलन एक ऐसी सूचना है जो शिक्षा देने के लिए अध्यापक और छात्रों के द्वारा संकलित की जाती है, मतलब इकट्ठा की जाती है सूचनाएं छात्र के बारे में। कौन करता है, टीचर करता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चे को भी क्या और क्या सिखाना बाकी है, बच्चा कितना सीख सकता है, या फिर उसने परीक्षा में अगर अच्छा अंक नहीं प्राप्त किया है तो इसे अभी हम और कितना सिखा सकते हैं जिससे बच्चा और बेहतर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आकलन के अंतर्गत आती हैं, जबकि मूल्यांकन इकाई के अंत में किया जाता है और अध्यापक द्वारा किसी उपकरण का प्रयोग कर छात्र का स्थान निर्धारण करना है, जिससे इस सूचना का प्रयोग तुलना या छात्रों की छँटनी के लिए, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए किया जा सके। आकलन अधिगम की क्रिया में छात्र और अध्यापक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से बच्चे हैं जो पढ़ने में ज़्यादा तेज हैं, कौन से बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं जिन्हें हमें और सिखाना है। तो इस प्रकार से उनका वर्गीकरण करने में हमें सफलता मिलती है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन की विशेषताओं को लिखिए। मापन को सदैव स्थिर इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। शैक्षिक मापन संख्यात्मक होता है। आप सभी जान गए हैं कि ये संख्या का रूप होता है, सिर्फ अंक देने की प्रक्रिया होती है। शैक्षिक मापन सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता, हमें दिखाई देता है। शैक्षिक मापन सामान्यतया अप्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष नहीं होता। शैक्षिक मापन में अशुद्धियों की संख्या रहती है। यहाँ पर क्या होता है कि अशुद्धियाँ नहीं मतलब पाई जाती हैं, मतलब क्या है कि अशुद्धियाँ की संख्या रहती है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की विशेषताओं को लिखिए। तो मूल्यांकन जिसे इवैल्यूएशन कहते हैं, तो सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण बिंदुओं का चयन करना, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करना, उपयुक्त अधिगम क्रियाएं आयोजित करना और प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन करना, ये सारी विशेषताएं हैं मूल्यांकन की। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो शिक्षण में वांछित परिष्करण अथवा सुधार करना इसका उद्देश्य है। शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करना और उनकी उपयुक्तता की जांच करना भी इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों को उचित ढंग से अधिगम
प्रेरणा प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है और शिक्षण पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक में सुधार करने का कार्य भी मूल्यांकन का ही उद्देश्य होता है। कोई भी प्रॉब्लम है अगर सिलेबस में, तो उसको चेंज करने का, उसमें संशोधन करने का कार्य भी करता है मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का महत्व बताइए। देखिएगा, उद्देश्य प्राप्ति में जानकारी प्रदान करने हेतु इसका महत्व है। प्रदत्त ज्ञान की सीमा का निर्धारण करने के लिए, निहित क्षमताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, छात्रों को मोटिवेट करने के लिए भी इसका महत्व है और बालक की उपलब्धि की जानकारी हेतु बालक ने क्या अचीव किया है उसकी जानकारी के लिए भी मूल्यांकन का बहुत महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मापन के स्तरों एवं मापनियों का निर्धारण कब तथा किसके द्वारा किया गया। तो ये एक रटने वाला प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कुछ चीज़ें। तो मापन के स्तरों और मापनियों का निर्धारण प्रयोग की सुगमता और जटिलता के आधार पर तथा परिणाम की शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर सन 1946 में स्टीवेंस के द्वारा किया गया। तो पूछा था किस किया गया और कब किया गया, तो 1946 में स्टीवेंस महोदय के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक रटने वाला प्रश्न है, समझने वाला नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। लिखा है, मापन के स्तर और मापनियों को स्पष्ट कीजिए। तो मापन के 4 स्तर अथवा मापनियाँ हैं। कौन कौन से? पहला शाब्दिक स्तर या मापनी, क्रम सूचक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। ये 4 स्तर होते हैं मापन अथवा मापनियों के। प्रश्न है, आंतरिक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षागत मूल्यांकन को शामिल किया जाता है, यानी कि क्लासरूम से रिलेटेड मूल्यांकन होता है। इसमें छात्रों के घनिष्ठ संबंधों, व्यवहार, ज्ञान एवं कौशल की जांच की जाती है। तो ये आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि सतत मूल्यांकन क्या है? कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। सतत मूल्यांकन क्रमबद्ध रूप से विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं, मनोवृत्तियों और कुशलताओं को परखने का कार्य करता है, उसे जांचने का कार्य करता है। अगला देखिएगा, मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियां कौन कौन सी हैं। मूल्यांकन की विधियों में पहली है साक्षात्कार विधि, कि लोगों का इंटरव्यू लेकर के हम जान पाए उनके बारे में। प्रश्नावली विधि अपना करके, प्रश्न कर करके, और निरीक्षण प्रविधि, उनका हम ऑब्जर्व करके उनका हम जान पाएँ उनके बारे में। क्रम निर्धारण मान करके, पड़ताल सूचियाँ जांच पड़ताल करें, और अभिलेख के द्वारा। तो ये सारी विधियों के द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सारी क्या है? मूल्यांकन की प्रमुख विधियाँ मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है। स्टैटिक्स का देखिएगा, तो सांख्यिकी एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है जिसका कार्य भिन्न भिन्न निरीक्षणों एवं प्रयोगों के द्वारा प्राप्त प्रदत्तों यानी कि डेटा को एकत्र करना, उनका वर्णन करना और उनकी व्याख्या करना तथा वर्गीकरण करना इसका कार्य होता है। तो ये क्या है? एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अब लिखा है सांख्यिकी की परिभाषा, तो देखिएगा, क्रॉक्स्टन और क्राउडर के अनुसार है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्य के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वाचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। किसने कहा? क्राउडर और क्रॉक्स्टन ने कहा, ये परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सांख्यिकी का महत्व को बताइए। तो समूह तुलना करने के लिए, आंकड़ों के सरलीकरण करने के लिए, नवीन परीक्षण और अनुसंधानों को समझने के लिए और मानसिक योग्यताओं की जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसका महत्व है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से आप क्या समझते हैं? तो वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में छात्रों को केवल अभीष्ट स्थानों पर ही उत्तर देना होता है। यह तथ्यात्मक जांच हेतु क्या है? उपयोगी माना गया है। मतलब आपको क्या करना है? सिर्फ टिक करना है। जैसे आप सीटेट और यूपीटेट का पेपर देंगे या सुपरटेट का देंगे, तो उसमें हमारी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। सिर्फ आपको क्या करना होता है? सही आंसर पर टिक करना होता है। अगर आपने गलत टिक कर दिया तो उसमें आपका आंसर पूरी तरीके से गलत माना जाएगा।
तो ये चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुणों को स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं विश्वसनीय परीक्षाएं होती हैं, इस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि जो आपका ऑप्शन सही है वह सही है, जो आपने गलत कर दिया वह गलत माना जाएगा। इस प्रकार से इसमें विश्वास किया जा सकता है। ये परीक्षाएं निर्धारित उद्देश्य का मापन करने में सक्षम भी होती हैं और इन पर परीक्षक की आत्मनिष्ठता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे क्लास में कोई भी टीचर तैनात हों, उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। ये परीक्षाएं निबंधात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक मानी जाती हैं। जो आपका निबंधात्मक टेस्ट होता है, जैसे आप बीएड के एग्ज़ाम में देंगे ऐसे टाइप टेस्ट, उस प्रकार से नहीं होता। इसका वस्तुनिष्ठ परीक्षा का जो है ये इससे ज़्यादा व्यापक होती हैं, ऐसे टाइप टेस्ट से कहीं अधिक। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। तो केंद्रवर्ती माप से अभिप्राय उस माप से होता है जो प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो वही क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है देखिए एक बात आपको और बता दें कि इनमें से किसी भी प्रश्न को आपने डिटेल में नहीं पढ़ रखा है और आपको डाउट है तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे और सभी टॉपिक को जो जो आपको टफ लग रहा है उसे एक बार और डिटेल में भी पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया होगा। तो हम यहाँ पर एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं आखिरी समय में, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में लिखी हूँ, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है भी तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रवर्ती मान के प्रकारों को बताइए। तो केंद्रवर्ती मान के 3 प्रकार माने गए हैं। मध्यमान या औसत मान, जिसे हम मीन या एवरेज कहते हैं। दूसरा है माध्यिका यानी कि मीडियन। तीसरा है बहुलांक यानी कि मोड। तो मीन, मीडियन, मोड इसके प्रकार हैं। अगला प्रश्न है मध्यमान क्या है, यानी कि मीन के बारे में बताया जा रहा है। तो जब किसी एक समूह में आंकड़ों अथवा प्राप्त अंकों को जोड़कर समूह की पूरी संख्या से विभाजित कर दिया जाता है, तो जब जो राशि हमें प्राप्त होती है इसी को हम क्या कहते हैं, आंकड़ों का मध्यमान कहते हैं या मीन कहते हैं। मीन निकालने का सूत्र क्या है, देख लीजिएगा। मध्यमान इक्वल टू x1 x2 x3, मतलब जितने भी नंबर दिए होंगे उनको आपको जोड़ना है और जितनी संख्याएँ होंगी आपकी देख करके कितनी संख्याएं हैं 1 2 3, जितनी भी संख्याएं होंगी उतनी संख्या से आपको भाग दे देना है। पहले क्या करना है, आपको सभी को जोड़ लेना है, जो आएगा उससे आपको भाग दे देना है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो निम्नलिखित आंकड़ों के सहायता से मध्यमान की गणना कीजिए। देखिएगा ये कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन नंबरों को क्या करना है, पहले तो फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला है प्राप्तांकों का मध्यमान इक्वल टू प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या, मतलब n। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सभी अंकों को जोड़ दिया, आ गया 49 और नीचे संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं थी। तो 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर निकल करके आ गया है। अगला प्रश्न है मध्यमान से क्या लाभ होते हैं। तो मध्यमान से शुद्धता की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका स्वरूप प्रायः स्थायी और विश्वसनीय रहता है। तो ये लाभ होता है कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्राप्तांकों का प्रसार क्षेत्र अथवा विस्तार यानी कि रेंज किसे कहा जाता है। तो किसी प्राप्तांक के अधिकतम प्राप्तांक एवं न्यूनतम प्राप्तांक के अंतर को ही हम प्रसार क्षेत्र अथवा रेंज के नाम से जानते हैं। जैसे अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक, तो ये क्या है, रेंज इक्वल टू यानी कि प्रसार क्षेत्र इक्वल टू क्या है, अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक का जो अंतर होगा वही हो जाएगा हमारा रेंज। अगला प्रश्न है बहुलांक जिसे मोड है। तो मोड क्या होता है, देखिएगा परिभाषा के थ्रू बताया गया है। पहली परिभाषा क्रो के अनुसार है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे ही हम बहुलांक कहते हैं। तो इसको हमने एक पहली क्लास में हमने मीन मीडियन मोड को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, वहाँ से आप इसे और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि कोई भी हमें संख्या दी हुई है उसमें एक ऐसी संख्या जो 1 से अधिक बार आई है उसे ही हम बहुलांक कहते हैं। अगली परिभाषा दी है गिलफर्ड ने कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो, कई बार हो, उसे ही हम बहुलांक कहते हैं। अब अगला
प्रश्न है मध्यमान विचलन यानी कि मीन डेविएशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, मध्यमान विचलन किसी पदमाला में सभी अलग अलग प्राप्तांकों का उनके मध्यमान से विचलनों का एक क्या होता है, औसत यानी कि एवरेज मान होता है। मानक विचलन अथवा प्रमाणिक विचलन किसे कहते हैं, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। तो मानक विचलन और प्रमाणिक विचलन दोनों अगर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ही हिंदी रूपांतर है। मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन पद या मूल्यों के माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के औसत का एक वर्गमूल होता है, इसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब देख लीजिए इसका सूत्र क्या है। तो ये इसका सूत्र है, अगर आपको प्रश्न दिया जाएगा तो इसी सूत्र पर रखकर आपको इसका प्रश्न भी सॉल्व कर लेना होगा। तो ये सूत्र आप देख लीजिएगा, ये सूत्र इसका है। x जो दिया गया है सूत्र में, x बराबर समंक होता है, m का मतलब समांतर माध्य है और n का मतलब समंकों की संख्या है। जो भी आपको संख्याएं दी हुई हों उन सभी संख्या कितनी है, ये n होता है। तो ये फॉर्मूला जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है। अगला प्रश्न है सहसंबंध किसे कहते हैं। कोरिलेशन के बारे में बताया गया है। तो जब दो परिवर्तियों में एक का प्रभाव दूसरे पर पड़े या फिर एक बढ़ोतरी होने पर दूसरा भी बढ़ जाए और एक घट जाए तो दूसरा भी घट जाए, तो इस प्रकार से उनके अंदर क्या है, कोरिलेशन है, सहसंबंध है। तो ऐसी स्थिति को जब एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ जाए, एक के घटने पर दूसरा भी घट जाए, तो आपस में जो कोरिलेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। आपसी संबंध को ही हम इस प्रकार से सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन की संज्ञा देते हैं, जो एक दूसरे के घटने या बढ़ने पर स्वयं है उसी प्रकार का हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोडक्ट मोमेंट विधि क्या है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि जो है ये प्रायः सहसंबंध ज्ञात करने के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। इसे कार्ल पियर्सन ने विकसित किया था और इसलिए इसको कार्ल पियर्सन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, कार्ल पियर्सन विधि है। इसको हम क्यों प्रयोग करते हैं, सहसंबंध को रिलेशन ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिशतांक की परिभाषा दीजिए। तो यदि किसी अंक वितरण को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इस प्रकार प्रत्येक अंक का स्थान प्रतिशतांक मान जो है ये कहलाएगा। तो परसेंटेज क्या होता है वही बात हो रही है। तो आप सभी को पता है कि परसेंटेज क्या है यहाँ पर मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है आवृत्ति बहुभुज क्या है। देखिएगा, आवृत्ति बहुभुज में भुजा अक्ष पर वर्गांतर प्रदर्शित किया जाता है और आवृत्तियों की गणना कोटि अक्ष के सहारे कर ली जाती है, किंतु आवृत्ति बहुभुज में वर्गांतर के बीच बिंदुओं के सामने आवृत्तियों में अंकित किए जाते हैं। फिर इन बिंदुओं को हम एक रेखा के द्वारा मिला लेते हैं। इसी प्रकार जो आकृति बनती है वही हमारी आवृत्ति बहुभुज कहलाती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। आवृत्ति आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम क्या होता है। तो हिस्टोग्राम, हिस्टो प्लस ग्राम दो शब्दों से मिलकर बना है। हिस्टो का मतलब होता है ऊपर को खड़ी कोई वस्तु और ग्राम का अर्थ होता है खींचना। तो स्तंभाकृति आवृत्ति वितरण का रेखा चित्रीय प्रदर्शन है या जो दंड चित्र की भांति दिखलाई पड़ता है, जिससे स्तंभ की चौड़ाई वर्गांतर के आकार को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है, हिस्टोग्राम होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, जो हमने कुल 35 प्रश्नों को यहाँ पर किया है। तो हमने सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर दिया है। जो भी आपके पेपर सेकंड में जो भी टॉपिक थे सभी प्रश्न यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपका बचता है या फिर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और इसी तरीके से जो थर्ड पेपर का वीडियो है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, उसका मैराथन भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मैराथन क्लास, आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अगर इसमें कोई डाउट है तो भी आप पूछिएगा। और क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आइए।